नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में बहार है क्योंकि एनडीए की सरकार है। अटल पथ जो कि पटना का सबसे व्यस्ततम सड़क है, उस पर कल शाम के समय में करीब 2 घंटे तक बवाल होते रहा, आमजन फंसे रहे और उपद्रवी। हालांकि कहा जा रहा है कि जिन छोटे बच्चों की मौत हो गई थी, हालांकि उनके परिजन मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसी को लेकर के जो जाम किया गया था और पूरे लोग दहशत में थे। जिस प्रकार से रोड पर तांडव हुआ, कई गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई, एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। इन्हीं विषयों बात करेंगे हमारे साथ बिहार के बड़े डॉक्टर, दृष्टिपुंज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। सर जी नमस्कार। क्या कहेंगे सर? बीच रोड पर उपद्रव हुआ पटना के अटल पथ पर, पुलिस कुछ नहीं कर पाई और हजारों लोग जाम में फंसे रहे। देखिए, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब पुलिस जो भी जाम लगाने वाले लोग थे उसमें निर्दोष जनता, आम जन भी थे, तो क्या उन पर गोली चलती, लाठी चलती, वाटर कैनन चलता? कोई भी जो इस तरह के उपद्रव होते हैं जिसमें आम जनता शामिल होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की अपनी कार्यशैली होती है। जो घटना हुई थी, जिसको कारण बताया जा रहा है, अत्यंत ही दुखद कारण है। आप देखेंगे कि लेकिन ये एक साजिश के तहत किया गया है। अभी आपने कुछ देर पहले की जो पटना के एसएसपी हैं उनका जो वर्षन सुना होगा कि 2 लाख रुपए दिए गए कुछ असामाजिक तत्वों को उपद्रव करने के लिए। जी, ये विपक्ष के नेताओं की इसमें गहरी साजिश है। 2 लाख रुपए दिए गए, 7-8 लोगों को जमा किया गया कि भाई आप मॉब लेके जाइए, आम जनता को उकसा कर ले जाइए, वहां जाम लगाइए, तोड़फोड़ करिए, पथराव करिए, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो प्रदेश में और हम इसका राजनैतिक लाभ लें। आप सोच सकते हैं कि विपक्ष किस स्तर पर गिर गया है कि अपनी राजनैतिक रोटी सेकने के लिए वो आम जनता को भी इस तरह के उपद्रव में झोंकने के लिए तैयार हो गया है। इस पर पटना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अनेक लोगों को निरुद्ध किया गया है, गंभीर धाराओं में पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है उसके भी दोषी चिन्हित किए जाएंगे और कोई बचेगा नहीं। लेकिन आप देखिए कि एक ऐसा रोड जो सबसे वीवीआईपी रोड है, या पटना के आप कहेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी छोर को कनेक्ट करता है, वो महत्वपूर्ण रोड इतना है कि उसमें कभी जाम नहीं लगता है। हम लोग सोचते हैं कि 5 मिनट उस रास्ते से इजी में निकल जाएगा, और उस सड़क को टारगेट करके इस तरह से विपक्ष द्वारा कराया जाना अत्यंत निंदनीय है। और पुलिस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो विपक्ष के बड़े से बड़े नेता होंगे, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई। सुशासन की बात हमने इसलिए की सर कि आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि मंगल पांडे की गाड़ी पर जिस प्रकार से सुरक्षा कर्मी के रहते हुए जिस प्रकार से खदेड़ा गया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। देखिए, ये मैं मानूंगा कि जो मंत्री जी के गार्ड थे और जो भी गाड़ी थी, उन्होंने वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और संयम रखा। जी बिल्कुल संयम रखा। कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो लड़ाई नहीं थी। सामने से जो लोग उद्वेलित थे, आक्रोशित थे, या जो पत्थर आ रहे थे, वो हमारी जनता है, आम जन है। वो किसी कारण से आवेश में थे और पत्थर चला रहे थे, तो क्या उनके सुरक्षा कर्मी गोली थोड़े चलाएंगे? वहां से हट जाना ही सबसे सही निर्णय था और इस घटना को कंट्रोल करने में बहुत उससे मदद मिली। ये घटना हुई अत्यंत दुखद है, लेकिन इस घटना पर जिस तरह से वहां सुरक्षा कर्मी थे, चाहे वो मंत्री जी के सुरक्षा कर्मी होंगे काफिले के या अन्य पुलिस बल, उनका जो निर्णय, त्वरित निर्णय क्षमता है, वो अत्यंत सराहनीय है कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय। नहीं तो इसमें और आग फैल सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर वहां कुछ लाठीचार्ज हो जाता, अगर जनता और आक्रोशित हो जाती, कोई अन्य बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी। विपक्ष ने जो तनाव था सर, अगर वहां गोली भी चलाने की नौबत आती तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि कोई विशेष खतरा होता तो सुरक्षा कर्मी तो इसीलिए होते हैं। लेकिन हमें तो ये देखना है कि भाई सामने वाला कौन है, वो कोई दुश्मन तो है नहीं, किसी कारण से अपने लोग हैं जो किसी कारण से नाराज है। और होता क्या है कि इस तरह के धरना प्रदर्शन में 5-7 आपराधिक किस्म के और अराजक तत्व होते हैं जो किसी लाभ के लिए पैसे लेकर लोगों को उकसाते हैं। लेकिन उस भीड़ में सामान्यतः आम जनता ही 90% होती है। लेकिन भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, अभी तक का रिकॉर्ड जी बिल्कुल। और जनता को इस बात का आभास नहीं होता है कि घटना को ऐसा मोड़ दिया जाएगा। और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, रात के समय में उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया। जी बिल्कुल, अत्यंत सराहनीय है और इसके लिए पटना पुलिस और बिहार के जो बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं कि एनडीए में सब ठीक चल रहा है ना सर? बीजेपी में और जदयू में तो लगता है फ्रेंडली फाइट हो रहा है क्या जदयू के मंत्रियों में और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा में? देखिए, कोई फाइट नहीं हो रही है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का परिचायक है। मान लेते हैं कि कोई मेरा मित्र ही है, लेकिन मैं उसकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ,
तो उसमें डिस्कशन होना ये कोई सर डिस्कशन बंद कमरा में होगा ना, कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जो है आप पब्लिकली इस तरह नहीं, से कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि बंद कमरे में जो ऑफिशियल बातें हुई और चलते चलते मैं किसी मित्र से कुछ बात करूं और वो थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा तेज आवाज में भी हो, तो मतलब इसमें कोई फ्रेंडली बुराई टॉक हो रहा था बिल्कुल। अशोक चौधरी और ये स्वस्थ विजय सिन्हा। लोकतांत्रिक परंपरा का परिचायक है कि भाई देखिए मंत्री लोग भी एक दूसरे की बात से असहमत हो सकते हैं। लोकतंत्र यही तो है भाई। आप देखिएगा कि संसद में भी तो तेज आवाज में नारे लगते हैं, कभी कभी माइक तोड़ दिए जाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं जो कि ठीक नहीं होता है, लेकिन वो लोकतंत्र में ही तो होता है। तो लोकतांत्रिक परंपरा का परिचायक है कि दो मंत्री अगर आपस में नहीं सहमत हैं तो उनके बीच में भाई उन्होंने अपना पक्ष रखा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह की बातें होती हैं और इसी के लिए तो एक मंत्रिमंडल है, फिर मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट होती है। अंततः अगर दो मंत्रियों में किसी मुद्दे पर विवाद है तो उसका निर्णय तो कैबिनेट बैठक में हो ही जाएगा, अगली कैबिनेट बैठक में हो जाएगा। जी, वीरचंद पटेल पद पर धर्मेंद्र प्रधान जब बीजेपी कार्यालय में घुस रहे हैं, एनएसयू के कार्यकर्ता उनको काला झंडा दिखाते हैं और मारापीटी रोड पर होती है। इसको भी फ्रेंडली कहा जा सकता था सर, इसमें मारापीटी की कोई जरूरत है? देखिए मारापीटी नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए किसी को भी आप काला झंडा दिखाते हैं तो कोई मुद्दा तो होता है। मैं आपसे किसी बात से नाराज हूं, मुझे लगता है कि आपका कोई कृत्य अच्छा नहीं है तो काला झंडा दिखाऊं। आखिर वो काला झंडा लेकर क्यों आए थे ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर जो भी बात हो, अगर आप सत्ता में हैं तो माना जाए ना कि एनडीए सरकार का अगर आप विरोध कीजिएगा, चाहे आप काला झंडा ही दिखाइए, पत्थर नहीं मार रहा था लोग, लेकिन उसको पिटाई होगा। नहीं, काला झंडा दिखाने के लिए किसी की पिटाई नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए काला झंडा दिखाने के साथ होता क्या है कि एक मॉब होती है, लोग प्राय सड़क जाम कर देते हैं, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, गाड़ियों का जाम लग जाता है, तो पुलिस का कार्य है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। काला झंडा दिखाने के लिए कभी किसी सर उस मारापीटी में पुलिस नहीं शामिल थी, बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को सत्ता के घमंड में पिटाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप कौन इसको तय करेगा कि वो बीजेपी कार्यकर्ता? हो सकता है कि एनएसयूआई के दो गुट हों, एक दूसरे को मार पीट रहे हों कि हम ब्लेम डालेंगे भाजपा पर। मैं इस बात का खंडन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे नहीं होते हैं। ये कोई गुंडा राज वाली अब सर ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है। बिल्कुल भाजपा देखिए जो अटल जी ने मार्गदर्शन दिया है उसी पर चलती है, लेकिन पार्टी सशक्त है, मजबूत है और कोई भी अनैतिक अत्याचार नहीं सहन करती है, लेकिन उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है। सड़क पर लोग आते हैं, प्राय यही होता है, लोग धरना प्रदर्शन करने जाते हैं और दो चार अपने ही आदमी को बोलते हैं कि तुम उधर से पत्थर मारना, उधर से पत्थर मारना, ताकि हम सत्ता पर ब्लेम डालेंगे। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि अगर जांच होगी तो पता चलेगा यही कि एनएसयूआई के ही लोग आपस में दो गुट बना के लड़ रहे हैं। चलिए, वोटर अधिकार यात्रा, प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई हैं और जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, महागठबंधन का मनोबल टाइट है। आप लोग का कहा जा रहा है कि हालत पतला है और इसका असर आपको चुनाव में नजर आएगा। देखिए प्रियंका गांधी जी के प्रभाव के बारे में हम जानते हैं, वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और उन्होंने कितनी सीटें दिलाई कांग्रेस को ये सर्वविदित है। उनके भाई ने जब सीट खाली की तो साउथ में जाकर वायनाड से वो सांसद जरूर बन गई हैं। उनके आने का जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग जो वोटर अधिकार यात्रा की बात करते हैं, पहले तो ये लोग खुद ही जवाब देना कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लिए बगैर दो बार उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया था। जब सोनिया जी वोट डाल रही होती हैं राजेश खन्ना के निर्वाचन में, तो मत पेटी में मत पत्र डालते समय राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राजेश खन्ना तीनों एक साथ थे। जबकि भारत के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है कि गुप्त मतदान होता है, जो व्यक्ति वोट डालने जाता है सिर्फ वही रहता है। इन लोगों ने बूथ लूटने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी आप एसआईआर में देखे होंगे कि भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाएं पकड़ी गई जो पाकिस्तान से वीजा पर आई थी और यहाँ अपना आधार बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया। इतने बड़े बड़े घपले पकड़े जा रहे हैं और मैं निर्वाचन आयोग से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस एसआईआर को और सख्त किया जाए, इसको और पुनरीक्षण किया जाए और सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में और विशेष करके जो बॉर्डर स्टेट हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे देशों से जो हमारे राज्यों के बॉर्डर लगते हैं, जो जिले लगते हैं, उनमें एसआईआर की गहन प्रक्रिया हो और एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके भारतवर्ष से बाहर निकाला जाए। ये देश पर आकर एक तो बोझ बने हुए हैं, ऊपर से ये फर्जी वोटर कार्ड बना के और देश का नागरिक बन के और यहाँ के अधिकारों के, यहाँ के नागरिकों के अधिकारों के साथ हनन कर रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एसआईआर पर चाहे ये कितना भी हल्ला मचा ले, एसआईआर हो के रहेगा
और जो भी एसआईआर होकर के रहेगा और आखिरी गाज ममता बनर्जी पर गिरेगा। देखिए, ममता बनर्जी पर गाज नहीं गिरेगी। ममता बनर्जी ने अन्याय अत्याचार की जो पराकाष्ठा कायम कर रखी है, जो ये बात अगर ममता बनर्जी आज विरोध कर रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड सदन में उन्होंने, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी आकर फर्जी नागरिकता और वोटर कार्ड लेकर वोट कर रहे हैं। उस समय उन्होंने क्यों हंगामा किया था? क्योंकि वो जो फर्जी वोटर थे जो बांग्लादेश से आए थे, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को वोट किया करते थे, इनके विरोधी थे और ये सत्ता में नहीं आ पा रही थी। जब ये सत्ता में आई और इन्होंने तुष्टीकरण का ऐसा खेल खेला कि सारे वो बांग्लादेशी जो है इनके सपोर्टर बन गए हैं, तो अब ये चाहेंगे कि वो बांग्लादेशी इनके वोटर और सपोर्टर बने रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कटिबद्ध है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति पाए जाएंगे उनको निकाला जाएगा। और मैं तो मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर करने से पहले 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर एसआईआर करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस स्वच्छता तरीके से निर्वाचन आयोग का काम नहीं करने देगी। वहां मुश्किल होगी निर्वाचन पदाधिकारियों को कि वो एसआईआर करें, उन पर हमला हो सकता है, उनकी सुरक्षा के लिए वहां राष्ट्रपति बिल्कुल, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर और एसआईआर होना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, अब महागठबंधन से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, लगातार आप लोग भी कर रहे हैं और यह नजर भी आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है आरजेडी के बैसाखी पर नहीं रहेगी। क्या कुछ लग रहा है महागठबंधन में? देखिए, मैं पहले हमेशा से बताता रहा हूं कि जितने भी ये क्षेत्रीय दल है, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी हो या अन्य जो साउथ के दल हैं, इनके दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी दुश्मन कांग्रेस ही है। क्योंकि आप देखेंगे कि इनका जो वोट बैंक का आधार है वही आधार इन क्षेत्रीय दलों का भी है और ये अन्योन्याश्रय संबंध उनके बीच का है। अगर आरजेडी बहुत मजबूत होगी तो कांग्रेस कमजोर होगी, तब अगर कांग्रेस बहुत मजबूत होगी तो आरजेडी समाप्त होगी। जैसे जैसे आरजेडी का प्रादुर्भाव हुआ, कांग्रेस दिनों प्रतिदिन कमजोर होती गई, उसके वोट बैंक को खा गई। दिल्ली में भी यही हुआ कि आम आदमी पार्टी जैसे जैसे मजबूत हुई, कांग्रेस समाप्त होती गई। तो कांग्रेस अगर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि मैं मजबूत हूं, तो ये नेचुरल सी बात है कि उनका टारगेट आरजेडी के वोट बैंक पर ही होगा। वो जो माई समीकरण लेकर लालू जी बैठे हैं, उस माई समीकरण को ही बाप बाप कराने के लिए कांग्रेस के युवराज घूम रहे हैं। तो ये सावधान होने की या चिंतित होने की या समझने की बात आरजेडी के खेमे को है। हमें कोई चिंता नहीं है। हमारा तो जो राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी, जो देश के विकास के लिए, प्रदेश में अमन चैन सुख शांति और जो विकास के पथ पर राज्य प्रगति कर रहा है, ऐसे चाहने वाले वोटरों का जो बैंक है वो इंटैक्ट है और वो इस बार वोट करेगा एनडीए के पक्ष में जबरदस्त तरीके से। बाकी जो जात पात देश को तोड़कर और फिर मुसलमानों को जोड़कर और हिंदुओं को बांटकर इस तरह का जो गठबंधन बनाने का प्रयास है, ये इसी ढर्रे पर कांग्रेस भी चल रही है, प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव भी चल रहे हैं। तो वो आपस में लड़ते रहें कि भाई हम ये समीकरण बैठाएंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। हम निश्चिंत हैं कि जो विकास चाहने वाले राष्ट्रभक्त, देशभक्त लोग हैं, वो इस बार एनडीए की सरकार चुनेंगे और बिहार जो आने वाले 10 साल होगा उसमें एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। इस देखिए, डॉक्टर साहब का दावा है कि बिहार अगले 10 साल में विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा और महागठबंधन को अपने से चिंता है, आरजेडी को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि यह तो सत्य है कि जहां कांग्रेस कमजोर होगी वहीं क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे। वैसे में डॉक्टर साहब का जो दावा है, और एक बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके ही एसआईआर कराना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से अपना वहां पर सरकार बना रखा है, उनके जो अधिकारी हैं और निश्चित तौर पर सरकार को, केंद्र सरकार को चुनाव को काम नहीं करने देंगे। वैसे में डॉक्टर साहब की बातों में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। थैंक यू सर।